तो आज आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कृषि। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज जो यह वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। मेरे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कृषि। टॉपिक क्या है? कृषि। लेकिन कृषि जो टॉपिक है, इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि हमारे पास जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं मतलब कि वैसी क्रियाएं जिससे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ मतलब कि पैसा कमाते हैं, वो क्रिया को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कौन कौन भाग है? एक है प्राथमिक क्रिया, एक है द्वितीयक क्रिया, एक है तृतीयक। मतलब कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऐसे अगर बात करें तो हम लोग आर्थिक क्रियाएं के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उसको तृतीयक क्षेत्र बोल सकते हैं। 3 गो क्षेत्र बनाया गया है आर्थिक क्रिया का। तो देखिए, प्राथमिक क्रिया कहते किसको हैं या प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, इसको आप देख लीजिए थोड़ा। प्राथमिक क्रिया तो देखिए वैसी क्रिया जो सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो कृषि जो खेती है, तो खेती जो है वो प्राथमिक क्रिया है। खनन तो सीधे हम लोग खान के निकालते हैं किसी चीज़ को, चाहे लौह अयस्क हो या सोना का अयस्क हो या और भी चीज़ है, कोयला हो, सबको हम लोग खनन करते हैं। तो जो खनन है वो भी है आपका प्राथमिक क्रिया। उसी प्रकार मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, यह सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया क्या है? तो वैसी क्रिया जो प्राथमिक क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रिया। जैसे गेहूं से आटा निकालना, तो गेहूं से आटा जो बनाते हैं हम लोग, तो किस पर निर्भर है? गेहूं पर निर्भर है। गेहूं क्या है? तो कृषि है, कृषि होगा तो गेहूं होगा। तो गेहूं से आटा निकालना क्या है? यह द्वितीय क्रिया है। बिस्कुट बनाना, लौह अयस्क से लोहा निकालना, कपास से वस्त्र बनाना, ये सभी क्या है? आर्थिक क्रियाएं के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका तृतीय में है, देख लीजिए तृतीय में क्या है आपका? तो वैसी क्रिया जो द्वितीय क्षेत्र को या प्राथमिक क्षेत्र को क्या करे? बढ़ाने का प्रयास करे या उसमें सहयोग प्रदान करे, वे सब क्या है? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे में यातायात। यातायात जो आप जानते हैं कि यातायात का जो साधन है वो क्या बढ़ाता है? वो इसमें भी सहयोग करता है और उसमें भी सहयोग करता है। सेवा हो गया, किसी भी काम के लिए जो भी काम करते हैं, इसे पढ़ाना भी एक सेवा है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। संचार, व्यापार, विज्ञापन, बैंकिंग, रेलवे, ये सब क्या है? ये सब जो है से तृतीय क्षेत्र है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना क्या है? तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्राथमिक क्षेत्र का पहला क्रिया जो क्या है? कृषि। तो आज हम लोग को पढ़ना है कृषि के बारे में। तो आज हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। अब एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। तो थोड़ा देखिए इसको, देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि विश्व की 50% जनसंख्या एवं भारत की 2/3 जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पॉइंट है जहाँ आपको मार्क करना है क्या? तो विश्व की कितनी जनसंख्या? तो 50% जनसंख्या जो है सो कृषि पर आश्रित है और भारत की 2/3 जनसंख्या। इसमें अगला पॉइंट देख लीजिए कि विश्व की कुल भूमि का 11% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। मतलब पूरे विश्व में जो धरती है उसमें कृषि करने लायक जो भूमि है वो मात्र 11% है। लेकिन भारत में इसकी स्थिति बहुत ही बेहतर है। यहाँ की जो भूमि है 75%, भारत की 75% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। भारत की 75% भूमि क्या है? कृषि के लायक है।
तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। और झारखंड में बात करें तो झारखंड में यह 37.30% है, यानी कि झारखंड की जो भूमि है उसमें 37.30% भूमि ही कृषि योग्य है, बाकी भूमि कृषि योग्य नहीं है। झारखंड में आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि 29.63% क्या है, वन है, और बाकी जो इलाका है वो पठारी है, पहाड़ है, नदी है, यानी कि कृषि लायक नहीं है। तो यहाँ पे आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, झारखंड में 37.30% भूमि क्या है, कृषि के लायक है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, कृषि का जो तंत्र है से क्या है। तो कृषि का जो तंत्र है, मैंने खेती करने में क्या क्या चीज़ है तो जरूरी है। तो खेती करने में जरूरी है हमको, देखिए निवेश का, खेती का प्रक्रम क्या है और उसमें निर्गत क्या होगा। तो देखिए निवेश मतलब खेती करने के लिए हम लोग उसमें क्या क्या लगाते हैं। तो हम लोग उसमें 2 चीज़ लगता है, खेती करने में 2 चीज़ लगता है। एक क्या होता है, भौतिक निवेश, ठीक है, और दूसरा है मानवीय निवेश। भौतिक निवेश माने जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध है, वो हो गया आपका भौतिक निवेश। जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, ढाल, ये सब किस पर निर्भर करता है। तो भौतिक निवेश है, यानी कि यह प्रकृति में उपलब्ध है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मानवीय निवेश, जो मानव द्वारा निवेश किया जाता है, तो मानव द्वारा क्या निवेश किया जाता है। तो हम लोग जो खेती में क्या निवेश करते हैं, तो बीज लगाते हैं, रसायन लगाते हैं, मशीनरी का प्रयोग करते हैं, श्रम का प्रयोग करते हैं और भंडारण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ जाता है, और तो लगे उस समय की डिफिकल्ट हो गया। कैसे, जैसे बोल देगा कि इसमें से कौन कृषि तंत्र के लिए मानवीय निवेश है, मानवीय निवेश है। आपको उसमें से दे दिया वर्षा, मृदा, मशीनरी, श्रम, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं करना है, देखना है कि जो मानव निवेश करता है वो मानवीय निवेश है, और जो प्रकृति द्वारा निवेश होता है वो भौतिक निवेश है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे जो बात करते हैं प्रक्रम। तो खेती के लिए क्या क्या प्रक्रम होता है। तो खेती के लिए प्रक्रम होता है, पहले जुताई होगा, फिर बुआई होगा, फिर उसमें से घास निकालेंगे, निराई होगा, उसकी सिंचाई होगा, और लास्ट में कटाई होगा। यह खेती का क्या है, यह खेती का जो है एक परक्रम है। ये खेती का जो है वो परक्रम है। और लास्ट में काय से जब इतना जो हम लोग काम करेंगे तो क्या निकलेगा, हमको निर्गत क्या होगा। इतना करने के बाद हमको फसल निर्गत होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज जो है इस वीडियो में हम समाहित किए हुए हैं। आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से दिमाग को कॉन्स्टेंट करके देखने का प्रयास करें। देखिए अगला स्लाइड में, अगला जो देख रहे हैं आप, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, तो कृषि को मुख्यतः 2 वर्ग में बांटा गया। पहला हो गया निर्वाह कृषि, निर्वाह, और दूसरा हो गया वाणिज्य कृषि। तो जैसे देखिए अब निर्वाह कृषि, तो निर्वाह कृषि कहते किसको हैं। तो हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि वैसा कृषि जिससे अपने परिवार के बाल बच्चों का हो निर्वाह हो जाए, मतलब कि खाने भर पैदा हो जाए, वैसे कृषि को क्या करते हैं हम लोग, निर्वाह कृषि। और वाणिज्य कृषि की बात करें तो वाणिज्य कृषि ऐसा कृषि है जिसमें कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्पादन करे और उसको अन्य जगह पर क्या करे, व्यापार करे, उसको अन्य जगहों पर बेचे, ठीक है। तो वो हो गया आपका वाणिज्य कृषि। तो निर्वाह कृषि जो है, निर्वाह कृषि में 2 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, एक है गहन निर्वाह कृषि और एक है आदिम जीवन निर्वाह कृषि। अब आपको लगेगा सर गहन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं। तो देखिए जो अभी हम लोग के गांव घर में जो लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वह गहन निर्वाह कृषि है। मतलब कि ऐसा कृषि जो छोटे छोटे टुकड़ों पर, खेत के छोटे छोटे टुकड़ों पर, गांव में पूरे परिवार के साथ जो खेती की जाती है, जिससे कि उसको क्या हो जाए, जीवन का निर्वाह करने भर उसका पैदावार हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन निर्वाह कृषि। लेकिन गहन है, गहन मतलब कि जब भी करेगा तो अपने ही खेत में, खेत के छोटे टुकड़ों में करेगा, उसको बदलेगा नहीं, इसीलिए वह कैसा है, गहन निर्वाह कृषि। लेकिन बात करें आदिम जीवन निर्वाह कृषि, माने आदिम जीवन, माने कि जो आप कह सकते हैं कि आदिम जनजाति या आदि मानव जो मान ली खेती करते थे, तो कभी यहाँ किए, कभी वहाँ किए, कभी यहाँ किए,
मतलब कोई एक स्थायी उनका खेती करने का जगह नहीं है, तो हो गया आदिम जीवन निर्वाह कृषि। अब इसके अंतर्गत दो तरह के कृषि आता है, पहला आता है स्थानांतरित कृषि और दूसरा आता है चरवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि मतलब इसमें क्या होता है, तो स्थानांतरित कृषि में जो होता है कि जो इस प्रकार खेती करते हैं लोग, एक जगह कोई जंगल है उसको काट देते हैं, काट के उसके पौधों को जला देते हैं, जलाने के बाद उससे उर्वरक जो पैदा हुआ उसी की सहायता से खेती करते हैं। मतलब कि वहाँ पे खाद, उन्नत किस्म का बीज या और भी कोई मशीनरी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब 2 साल 3 साल करेंगे उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वे क्या करेंगे, वहाँ से किसी अन्य जगह पर चले जाएंगे, फिर वहाँ पे पेड़ पौधों को काटेंगे, काट के खेत बनाएंगे और वहाँ पे खेती करेंगे। माने घूमंत खेती, घूम घूम के खेती करेंगे, एक जगह पर उनका कोई स्थायी निवास नहीं है। तो इस प्रकार के जो खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि हो गया। और चलवासी पशुचारण, चलवासी का मतलब कि इसमें भी वही है कि पशु को, जैसे पशुपालन भी एक प्रकार का कृषि है, तो इसको भी क्या करते हैं लोग कि पशु को यहाँ लिए, यहाँ से फिर अगर दिक्कत है, यहाँ पे घास चारा पानी मौसम में अगर प्रॉब्लम होने लगा तो पशु को लेके कहीं और चले गए, फिर वहाँ उसके अनुकूल है, फिर वहाँ से फिर जहाँ अनुकूल है वहाँ लेके चले गए। माने कि पशुओं के अनुकूलता के हिसाब से उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर उसका पशुपालन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कृषि को हम लोग बोलते हैं चलवासी पशुचारण। इस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आया वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि जो है इसमें क्या होता है, तो वाणिज्य कृषि को भी 3 भागों में बांटा गया। वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि, तीसरा है रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि माने इसमें अनाज का उत्पादन किया जाएगा। ये हो गया मिश्रित कृषि। मिश्रित माने कि पशुपालन भी होगा और अनाज का भी उत्पादन होगा। और एक है रोपण कृषि, यानी कि बड़े पैमाने पर एक ही फसल को उगाएंगे तो वो हो जाएगा रोपण कृषि। जैसे इसमें हम लोग उत्पादन करते हैं, चाय हो गया, कहवा हो गया, नारियल हो गया, तो कौन कृषि के अंतर्गत आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आप थोड़ा धैर्य बना के देखते रहिए। चलिए, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है आपके सामने कि स्थानांतरित कृषि मतलब वैसा कृषि जो क्या करते हैं, एक जगह से जाकर दूसरी जगह में करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि से बहुत ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए हमेशा मिलता है। आप चाहे परीक्षा किसी भी कंपटीशन परीक्षा दे रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्थानांतरित कृषि से एक प्रश्न मिलेगा। देखिए इस स्लाइड से 1 नंबर आपको 100% आना है, कहीं कोई डाउट नहीं है। थोड़ा देख लीजिए स्लाइड में क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या बोलते हैं, झूम खेती। क्या बोलते हैं, झूम खेती। आपको आया कि झूम खेती क्या है, तो उसको ही बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को ही बोलते हैं झूम खेती। लेकिन झूम खेती कहाँ बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में। झूम खेती को मलेशिया में क्या बोलते हैं, प्रश्न सीधे आता है कि झूम खेती को मलेशिया में या फिर स्थानांतरित कृषि को मलेशिया में क्या बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है लदांग। ब्राजील में उसी खेती को क्या बोला जाता है, ब्राजील। तो ब्राजील में बोला जाता है उसको रोका, श्रीलंका में बोला जाता है उसको चेनो, मैक्सिको में बोला जाता है उसको मिल्पा, मध्य अफ्रीका में देखिए उसको बोला जाता है मसोले। और इसके बाद जो आपका एकदम लोकल जगह है छत्तीसगढ़, यहाँ पे बोला जाता है इसको दीपा। और जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ आपको परीक्षा देना है, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को पूर्वा बोला जाता है। तो यहाँ से सीधे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि स्थानांतरित कृषि को झारखंड में क्या बुलाता है, या कभी कभी परीक्षा में पूछा कि झूम खेती को झारखंड में क्या बुलाता है, तो झूम खेती को झारखंड में पूर्वा बोला जाता है। तो यह आपका जो स्लाइड था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग अभी तुरंत कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की जानकारी और भी लेने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप हमारा वीडियो में बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं
स्थानांतरित कृषि। इसमें आप कम से कम 2 चीज याद रखिएगा जरूर कि छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, तो दीपा बोला जाता है, और झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, तो पूर्वा बोला जाता है। आप यहाँ से मुख्य रूप से 2 बात याद रखिएगा, ठीक है। चलवासी पशुचारण से आपको क्या याद रखना है, तो चलवासी पशुचारण से याद रखना है कि यह भारत के हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 2 समुदाय हैं। एक समुदाय है गद्दी और दूसरा समुदाय है गुर्जर। पहला समुदाय है कौन, गद्दी, दूसरा है गुर्जर। ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे करते हैं, तो चलवासी पशुचारण करते हैं। चलवासी पशुचारण कैसे करते हैं, तो गर्मी के दिन में भेड़ बकरियों को लेकर पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी भाग में चले जाते हैं, और जैसे ही ठंडा आ जाता है तो वे उन्हें लेकर पर्वतीय क्षेत्र के निचले भाग में आ जाते हैं। कौन लोग, यहाँ पे याद रखना आपको, गद्दी एवं गुर्जर। कहाँ, तो आपको हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और एक चीज नीचे आपको नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पूर्वी अफ्रीका में, कहाँ, तो पूर्वी अफ्रीका में एक जनजाति है, उसका नाम है मसाई। पूर्वी अफ्रीका में एक जनजाति आपका मसाई है, मसाई, देख लीजिए मसाई। तो मसाई क्या है, तो मसाई एक जनजाति है जो क्या करता है, तो चलवासी पशुचारण करता है। तो कहाँ का जनजाति है, सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि मसाई कहाँ का जनजाति है, तो पूर्वी अफ्रीका का। देखिए यही सब बात लोग को जब आता है परीक्षा में तो बोलते हैं कि सिलेबस से बाहर है। नहीं, आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। आप इसको गहराई तक अध्ययन करते नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ते निकल जाते हैं, अब परीक्षा में आता तो कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी बुक में अगर को पढ़ना है, 10th क्लास के नीचे पढ़ना है, तो वो आपके सिलेबस में आता है और आपको उसको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मसाई जनजाति आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आया, आप नहीं पढ़े इसलिए लग रहा है कहाँ से आया। अगर आप पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि मेरा सिलेबस से ही आया है। तो मसाई क्या है, तो मसाई एक जनजाति है। कहाँ का है, तो पूर्वी अफ्रीका का। ये क्या काम करता है, तो चलवासी पशुचारण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, देखिए आगे जो देख लीजिए, आगे जो है यहाँ पे का याद करना आपको कि वाणिज्य अनाज कृषि, जो आप वाणिज्य कृषि पढ़े थे उसमें एक था वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि में कुछ नहीं, आप 2 पॉइंट याद रखें। पहला पॉइंट क्या है आपके पास कि वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या है, तो वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल जो है वो है आपका गेहूं। क्या है, गेहूं है। गेहूं है, गेहूं। वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या है, तो गेहूं है। और यहाँ पे एक चीज पॉइंट है आपको जो याद करना है, अमेरिका का पेरिज है जिसको हम लोग गेहूं का कटोरा कहते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा कि गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा पेरिज, तो आप क्या लेंगे, पेरिज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सब कुछ सिलेबस के अंदर है, लेकिन आप उसके गहराई में नहीं जाना चाहते हैं तो गहराई में जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ला पाइएगा। नेक्स्ट है आपको, तो यहाँ पे देखिए वाणिज्य अनाज कृषि से 2 पॉइंट रखना है कि इसका मुख्य फसल क्या है, गेहूं, और गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं, तो पेरिज को। रोपण कृषि में क्या रखना है, तो रोपण कृषि के अंतर्गत जो फसल आते हैं वो रबड़, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाला, नारियल, ये सब क्या है, तो रोपण कृषि है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। और इसमें से जो प्रश्न बनेंगे उसको आपको देखिए इस प्रकार से याद रखना है। यहाँ लिखा हुआ है आपको स्लाइड में, आपको जरूरत पड़े आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट्स करें, जिससे कि आपका मेमोरी में तब तक बना रहे जब तक कि आपका परीक्षा खत्म ना हो। देखिए तो इसमें क्या है कि रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो रबड़ का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है मलेशिया, उसके बाद है इंडोनेशिया, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया रबड़। कोकोआ, कोकोआ का जो का है, कोकोआ का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। मसाला का मुख्य उत्पादक देश कौन है, तो भारत। भारत किसका उत्पादक है, मसाला में प्रमुख है, ठीक है। कहवा, तो कहवा का मुख्य उत्पादक देश है ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन है, कोलंबिया। इसके बाद नंबर आता है हमारा भारत का। और चाय,
देखिए ये सब क्या है, ये जो देख रहे हैं आप रोपण कृषि है, और रोपण कृषि में प्रमुख उत्पादक देश हैं, जहां से प्रश्न सीधे आ जाता है कि रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो आपको आ जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया में से, तो आप देख लेंगे। ठीक है, फिर चाय का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो सबसे प्रमुख उत्पादक देश भारत है। ठीक है, कहीं आप अन्य जगह से कोई दूसरा देश पढ़ लेते होंगे तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा कि वह गलत है। भारत क्या है, चाय का प्रमुख उत्पादक देश है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नारियल, नारियल में सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है हमारा, तो नारियल में प्रमुख उत्पादक देश जो है वो है फिलीपींस। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर कौन आता है, भारत। तो यह चार्ट जो देख रहे हैं, इस चार्ट से सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप इसको बढ़िया से नोट्स कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें, तो आपको सफलता आराम से मिल जाएगा। देखिए अगला है एक टॉपिक देख लीजिए, ये जो स्लाइड देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इस स्लाइड को एकदम नोट्स बनाइए। क्या है, यहाँ से प्रश्न सीधे देखने को मिलता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि चावल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो आप सीधे सेलेक्ट करेंगे ना, चिकनी जलोढ़ मिट्टी। कभी आ जाएगा प्रश्न कि चावल के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होता है, तो चावल की खेती के लिए 16 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होता है, और वर्षा तो 100 से 200। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि चावल है, गेहूं है, मक्का है, कपास है, कॉफी है और चाय है। तो यहाँ से इस स्लाइड से सीधे प्रश्न आपको मिलेगा कि कपास के लिए कितना तापमान की आवश्यकता है, तो कपास की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, 24 डिग्री। और उसी प्रकार मिट्टी क्या चाहिए, तो उसके लिए काली एवं जलोढ़ मिट्टी चाहिए। कॉफी के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, तो पर्वतीय ढाल वाली मिट्टी चाहिए। चाय के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो पर्वतीय ढाल वाली मिट्टी चाहिए जिसमें अम्ल हो, ऐसी मिट्टी चाहिए। तो यह चार्ट है कि तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए और मिट्टी कैसा होना चाहिए। तो इस स्लाइड को आप ध्यान रखेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। देखिए अब अगला देखिए, जो यहाँ से मुख्य बातें जो कृषि से निकल के आती है, जहाँ से सीधे प्रश्न आता है, उसको भी देख लीजिए कि भारत में दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय के लिए प्रसिद्ध है। देखिए तो आपको आता है कि दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे, चाय के लिए। नीलगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चाय के लिए। और एक देखिए एक जगह है चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिकमंगलुरु जो है भारत में कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न आता है कि भारत के चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़। झारखंड का प्रमुख फसल कौन है, तो झारखंड का प्रमुख फसल है चावल, और दूसरा प्रमुख फसल है वो है मक्का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात है कि यहाँ पे जो है आप इसको प्रमुख रूप से याद रखिएगा, झारखंड के लिए विशेष रूप से है कि झारखंड में एक विशेष प्रकार की सब्जी उगाई जाती है जिसको रुगड़ा बोलते हैं, रुगड़ा। और ये कहाँ मिलता है, तो रुगड़ा जो है झारखंड में साल वृक्ष के नीचे बरसात के मौसम में मिलता है। ठीक है, और आप इसको देखेंगे तो लातेहार, रांची तरफ गांव देहात के लोग इसको पुटको के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन किताबी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, रुगड़ा बोलते हैं। तो याद रखिए रुगड़ा क्या है, तो रुगड़ा एक झारखंड की सब्जी है। यह कहाँ उगता है, तो साल वृक्ष के नीचे, किस मौसम में, तो वर्षा काल में। ठीक है, रुगड़ा एकदम याद रखिएगा, रगड़ देगा आपको परीक्षा में। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से भी मुख्य पॉइंट सिर्फ नोट कर लेना है कि कपास को सफेद सोना कहते हैं, पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा कहते हैं, ब्राजील को विश्व के कॉफी का कटोरा कहते हैं, और विश्व प्रसिद्ध एक चीज याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध एक चाय है, उसका नाम क्या है, ओलंग चाय। क्या नाम है, ओलंग चाय। तो विश्व प्रसिद्ध ओलंग चाय जो है कहाँ पैदा होता है, तो ताइवान में। देखिए अगर पढ़ा हुआ चीज रहेगा, आप परीक्षा में जब ऑप्शन आएगा तो आप निश्चित तौर पर आपको रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में बात आ जाता है। लेकिन अगर कभी पढ़े ही नहीं है तो बात दिमाग में कहाँ से आएगा। तो आप याद रखिएगा कि ओलंग चाय कहाँ उत्पादन होता है, ताइवान में। क्या है,
तो विश्व प्रसिद्ध चाय है। और एक अगला जो पॉइंट है लिखा हुआ है चाय या बांस को हरा सोना कहते हैं। तो देखिए आपको आएगा कि हरा सोना किसे कहते हैं, तो वहां पे अगर ऑप्शन चाय होगा तो चाय मारेंगे, नहीं होगा तो बांस मारेंगे। हरा सोना आपको पता है काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ को। हरा सोना किसे कहते हैं, तो चाय को। ठीक है, सफेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर का हो गया आपका समाप्त हो गया। यदि आपको लगता है कि यह चैप्टर से आपको फायदा है और आपको जेटेट की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे।